हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी, पिछले 2-3 दिन से डेली वीडियोस नहीं आ रही हैं, बट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आज से डेली वीडियोस अपलोड हो जाएंगी। सो आज हम करेंगे इंडियन इकोनॉमी के सेकंड चैप्टर की MCQs। सेकंड चैप्टर कौन सा है? इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। इसमें हम इकोनॉमिक प्लानिंग वाला पार्ट कर चुके हैं। आज हम करेंगे जो एग्रीकल्चर सेक्टर वाला पार्ट है उसके MCQs। और अभी तक हमने जितने चैप्टर्स के भी MCQs किए हैं उन सारी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इन विच ईयर इंडिया अडॉप्टेड हाई यील्डिंग वेराइटी प्रोग्राम फॉर द फर्स्ट टाइम? इंडिया ने सबसे पहले फर्स्ट टाइम कब हाई यील्डिंग वेराइटी प्रोग्राम, दैट मीन्स हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स को यूज़ करना कब स्टार्ट किया था? ऑप्शन हमें दे रखे हैं यहाँ पे। ऑप्शन ए है 1977, ऑप्शन बी है 1966, ऑप्शन सी है 1986, ऑप्शन डी है 1956। तो इंडिया ने फर्स्ट टाइम हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को यूज़ करना स्टार्ट किया था इन 1966, यानी कि बी इसका राइट आंसर है। इन 1966 में इंडिया ने फर्स्ट टाइम हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को यूज़ करना स्टार्ट किया था, जिससे कि जो क्रॉप प्रोडक्शन था वो पहले से कहीं ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया था। तो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड से इंडिया को बहुत बेनिफिट हुआ था, जो भी क्रॉप प्रोडक्शन था वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन अर्न देयर लिविंग फ्रॉम एग्रीकल्चर इन इंडिया इज़, मतलब कि इंडिया में कितने प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है, यानी हमारी कितनी पॉपुलेशन ऐसी है जो कि अपने लिविंग के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए ना एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंड है। तो हमें यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है हाफ, यानी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है। बी ऑप्शन दे रखा है 2/3, सी ऑप्शन है 1/3, डी ऑप्शन है 3/4। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 2/3 ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन किस पे डिपेंड करती है? एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंड करती है अपने लिविंग के लिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ग्रीन रिवॉल्यूशन इम्प्लाइज, ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या बताता है? ऑप्शन ए हमें दे रखा है इंक्रीज इन एरिया अंडर राइस क्रॉप, जितनी भी जगह में, जितने भी एरिया में राइस क्रॉप को ग्रो किया जा रहा है उसके एरिया को इंक्रीज करना। बी ऑप्शन है इंक्रीज इन एरिया अंडर ऑल द क्रॉप्स, जितनी भी क्रॉप्स ग्रो हो रही है उसके एरिया को इंक्रीज करना, दैट मीन्स ज़्यादा लैंड पे ग्रो करना। थर्ड ऑप्शन है इंक्रीज इन एरिया अंडर फूड ग्रेन्स, इसमें स्पेसिफिकली लिखा हुआ है जो भी फूड ग्रेन्स है ना उनके एरिया को इंक्रीज करना। फूड ग्रेन्स कौन कौन से होते हैं? वीट, राइस, जितनी भी वेजिटेबल्स हैं, जितने भी फ्रूट्स होते हैं, सीड्स होते हैं, नट्स होते हैं, ये सारी जो होती है हमारी फूड ग्रेन्स होती हैं। और लास्ट ऑप्शन है इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन इन शॉर्ट पीरियड, जो भी फूड ग्रेन्स होते हैं ना उनके प्रोडक्शन को शॉर्ट पीरियड के अंदर, शॉर्ट टाइम के अंदर ज़्यादा इंक्रीज करना, मतलब कि कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन इन शॉर्ट पीरियड। ग्रीन रिवॉल्यूशन में मेन यही था कि जिससे जो हमारा प्रोडक्शन है ना वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो सके। जैसे कि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को यूज़ किया था, उन सीड्स को यूज़ करने के बाद प्रोडक्शन पहले से बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया था। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, विच क्रॉप वॉज मोस्ट बेनिफिटेड बाय ग्रीन रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन से सबसे ज़्यादा बेनिफिट कौन सी क्रॉप को मिला था? तो इसमें हमें ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए है वीट, ऑप्शन बी है कॉटन, ऑप्शन सी है ऑयल सीड्स एंड फोर्थ है टी। तो इसमें से सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट मिला था ना इन 4 ऑप्शन के हिसाब से हमारा जो राइट आंसर है वो है वीट। वीट जो क्रॉप थी ना उसको सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिला था ग्रीन रिवॉल्यूशन में। वीट के साथ साथ राइस भी थी, ठीक है, क्योंकि इसमें ऑप्शन में नहीं दे रखी है तो इसलिए हम उसको नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन है? वीट है तो वीट लिखेंगे। ध्यान रखना वीट एंड राइस ऐसी 2 क्रॉप्स थी जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट हुई थी, जिनको सबसे ज़्यादा बेनिफिट हुआ था ग्रीन रिवॉल्यूशन में, जिनका प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इन इंडिया ग्रीन रिवॉल्यूशन वॉज स्टार्टेड इन, इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन कब स्टार्ट हुआ था? ऑप्शन ए है डेकेड ऑफ 1980, यानी कि 1980 से लेके 90 के बीच में, 81, 82, 83 किस में हुआ था? बी ऑप्शन दे रखा है डेकेड ऑफ 1970, 72, 73, 75 इनमें से किसी में हुआ था, या सी है 1990, लास्ट ऑप्शन है डेकेड ऑफ 1960। जो हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था ना वो हुआ था 1967 से 68 के बीच में। कब हुआ था? इन 1967, 1968 का जो ईयर था उसमें हुआ था। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, डेकेड ऑफ 1960। क्वेश्चन नंबर 6 है,
फिक्सेशन ऑफ मैक्सिमम लैंड सीलिंग इज़ वन टाइप ऑफ। इसमें क्या था, जो लैंड थी ना उसके ऊपर कुछ लिमिट लगा दी गई थी कि इतनी लैंड ही एक फार्मर या फिर एक लेबर के पास हो सकती है। अगर उससे ज़्यादा, उस लिमिट से ज़्यादा उसके पास लैंड होगी ना तो गवर्नमेंट उसको अपने पास ले लेगी, अपने अंडर में ले लेगी और ऐसे लोगों को दे देगी, ऐसे लेबर को दे देगी जो कि लैंडलेस है। तो हमें ये बताना है फिक्सेशन ऑफ मैक्सिमम लैंड सीलिंग ये कौन से रिफॉर्म्स के अंदर आता है, किसका टाइप है ये। तो ऑप्शन ए हमें दे रखा है मार्केट रिफॉर्म, ऑप्शन बी हमें दे रखा है टेक्निकल रिफॉर्म, ऑप्शन सी हमें दे रखा है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स एंड ऑप्शन डी दे रखा है इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। तो ये लैंड से रिलेटेड है, ठीक है, लैंड सीलिंग है तो ये किसका रिफॉर्म होगा, लैंड रिफॉर्म्स का। और लैंड रिफॉर्म्स को ही क्या बोलते हैं, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स बोलते हैं। लैंड रिफॉर्म्स को ही इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स बोलते हैं। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। दिस इज द राइट आंसर। लैंड रिफॉर्म्स के अंदर और कौन कौन से रिफॉर्म्स आते हैं। फर्स्ट उसके अंदर आता है एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज, जिसके अंदर की जो ज़मींदार वगैरह थे, जो पहले लैंड के ऑनर्स होते थे, ठीक है, काम नहीं करते थे वो लेकिन लैंड के ऑनर्स होते थे, तो उनको बीच में से हटा दिया गया था इस रिफॉर्म के अंदर। सेकेंड इसमें आता था रेगुलेशन ऑफ रेंट। पहले क्या होता था, जो भी ज़मींदार थे वो जितना मर्जी चाहे रेंट ले सकते थे, जो भी टिलर्स ऑफ द सॉइल थे यानी कि जो सॉइल पे लैंड पे काम करते थे, लेबर्स थे, उनसे कितना भी रेंट ले लेते थे। लेकिन इसमें रेंट को फिक्स कर दिया गया था ताकि जो लेबर्स है जो कि लैंड पे काम करते हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो सके। तो इसलिए इस रिफॉर्म्स में जो रेंट है उसको फिक्स कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द 2 मेजर्स अंडरटेकन टू प्रमोट द ग्रोथ इन एग्रीकल्चर सेक्टर। ऐसे कौन कौन से मेजर्स लिए गए थे जिससे कि एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ हो सके, ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके। तो इसमें हमसे 2 पूछे हैं। पहला हम इसमें लिख सकते हैं लैंड रिफॉर्म्स, सेकंड हम इसमें लिख सकते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन। लैंड रिफॉर्म्स में क्या क्या था, लैंड रिफॉर्म्स में क्या था, एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज, जो कि ज़मींदार वगैरह थे उनको हटा दिया गया था बीच में से, और जो रेंट था उसको फिक्स्ड कर दिया गया था। और उसमें था जो कि लैंड सीलिंग लगा दी गई थी, यानी कि एक फार्मर या एक लेबर के पास एक मैक्सिमम लिमिट लगा दी गई थी कि उसके पास इतनी ही लैंड हो सकती है, अगर उससे ज़्यादा है तो गवर्नमेंट उसको अपने अंडर में ले लेगी। सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था जिसमें हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स यानी कि न्यू टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया था एग्रीकल्चर में। केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड, ये सारी चीज़ें यूज़ करी गई थी। यानी कि जो क्रॉप प्रोडक्टिविटी है ना, मेन प्रिंसिपल था उसको इंक्रीज़ करना, क्रॉप प्रोडक्टिविटी ज़्यादा इंक्रीज़ करना। और ग्रीन रिवॉल्यूशन से प्रोडक्शन इतना इंक्रीज़ हो गया था, जहाँ पहले इंडिया को इंपोर्ट करना पड़ता था फूड ग्रेन्स भी, लेकिन ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद इंडिया सेल्फ सफिशिएंट हो गया था एग्रीकल्चर सेक्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज एंड लैंड सीलिंग आर अ पार्ट ऑफ विच रिफॉर्म्स। इसमें हमें 2 रिफॉर्म्स के नाम दे रखे हैं। फर्स्ट है एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज एंड लैंड सीलिंग। हमें बताना है ये दोनों रिफॉर्म्स कौन से रिफॉर्म्स के पार्ट होते हैं। एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज में क्या होता है, जैसे कि जो पहले ज़मींदार थे जो कि रेंट लेते थे, लेबर्स थे जो कि ऑनर्स होते थे लैंड के, उनको हटा दिया गया था। और लैंड सीलिंग में क्या था, एक लिमिट, एक सीलिंग लगा दी गई थी लैंड के ऊपर, एक लिमिट लगा दी गई थी। ये दोनों कौन से रिफॉर्म्स के पार्ट होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है बैंक रिफॉर्म्स, सेकंड एक्सटर्नल रिफॉर्म्स, थर्ड है इंडस्ट्रियल एंड डी है लैंड रिफॉर्म्स। बैंक से कोई लेना देना नहीं है तो बैंक रिफॉर्म्स नहीं हो सकता। बी एक्सटर्नल रिफॉर्म्स, ये भी नहीं हो सकता। सी इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्री से भी कोई लेना देना नहीं है। तो डी लैंड रिफॉर्म्स। तो दोनों एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। लैंड सीलिंग भी है इसमें, जिसमें लैंड पे लिमिट लगाई गई थी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि लैंड रिफॉर्म्स के अंदर ये दोनों आते हैं, एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज एंड लैंड सीलिंग। और इंडियन इकोनॉमी और मैक्रो इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, उनकी वीडियो मैंने बना रखी है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसमें मैंने चैप्टर वाइज बताया है कि कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक्स में से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो वो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगी, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी प्रिपरेशन में आपकी। और अब तक के जितने चैप्टर्स के भी MCQs हमने करे, सारी वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, द पोर्शन ऑफ एग्रीकल्चर, फिलअप है ये, इसको हमें फिल करना है। द पोर्शन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस विच इज़ सोल्ड इन द मार्केट बाय द फार्मर्स इज कॉल्ड डैश। यानी कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का वो पोर्शन जो कि फार्मर्स मार्केट में सेल करते हैं उसको क्या बोलते हैं। जितना भी पोर्शन फार्मर्स मार्केट में सेल करते हैं उसको क्या बोलते हैं,
उसको बोलते हैं मार्केटेबल सरप्लस। ये वो सरप्लस होता है, वो पोर्शन होता है कि फार्मर के पास बच जाता है, यानी कि प्रोडक्शन करता है वो, उसके बाद पहले अपने सेल्फ कंजप्शन के लिए रख लेता है, फिर जितना उसके पास बच जाता है ना वो उसका क्या करता है, वो फिर मार्केट में जाके उसको सेल करता है, उससे उसको कैश मिलता है। कैश से फिर वो नेक्स्ट के लिए जो भी सीड्स उसको परचेज़ करने होते हैं, फर्टिलाइज़र्स या जो भी चीज़ उसको परचेज़ करनी होती है उससे वो परचेज़ कर लेता है। तो मार्केटेबल सरप्लस क्या होता है, वो पोर्शन होता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का जिससे वो, जो कि सेल्फ कंजप्शन यानी कि सेल्फ कंजप्शन के बाद बच जाता है, जिसे फार्मर मार्केट में सेल करता है, उसे बोलते हैं मार्केटेबल सरप्लस। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, ग्रीन रिवॉल्यूशन इंक्लूड्स। ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है? ऑप्शन ए है केमिकल फर्टिलाइज़र्स जो कि प्लांट्स में, सॉइल के अंदर लगाए जाते हैं। बी हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। सी है मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, जिससे कि एग्रीकल्चर में मशीन्स का यूज़ ज़्यादा हो सके, जो काम पहले हाथ से किया जाता था या फिर जो एनिमल से करवाते थे वो काम ट्रैक्टर से किया जाए, मशीन से किया जाए। और डी ऑल ऑफ दिस। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर ये तीनों ही इंक्लूड होते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर्स भी यूज़ होता है, वैरायटी हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को भी यूज़ किया जाता था और एग्रीकल्चर के अंदर मशीन्स को भी यूज़ किया गया था। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जिसके अंदर तीनों आ जाएंगे, केमिकल फर्टिलाइजर भी, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स भी और मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर भी। सो नेक्स्ट कुछ स्टेटमेंट है जिसमें हमें बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। फर्स्ट स्टेटमेंट हमें दे रखी है, हाई प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड इज़ अ यूनिक फीचर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। क्या इंडियन एग्रीकल्चर में जो प्रोडक्टिविटी थी वो हाई रहती थी? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। जो प्रोडक्टिविटी हमेशा लो रहती थी। प्रोडक्टिविटी क्या होती है कि जितने भी लैंड पे कल्टीवेट करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं ना, आउटपुट हमेशा लो रहता था। बाकी जितनी भी एडवांस कंट्रीज़ थी, चाइना हो गया, यूएसए हो गया, उन सब के कंपैरिजन में इंडिया की प्रोडक्टिविटी हमेशा लो रहती थी। जितना प्रोडक्शन हम करते थे ना लैंड पे, आउटपुट हमें कम मिलता था। प्रोडक्टिविटी कैसी थी? लो थी। तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इंडियन एग्रीकल्चर इज़ हेविली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसका आंसर होगा ट्रू, क्योंकि इंडियन एग्रीकल्चर ना हमेशा से ही किस पे डिपेंड रहा है? रेनफॉल पे। जब ब्रिटिशर्स के टाइम पे, तो उस टाइम पे कोई भी इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं थी कि अगर रेन नहीं आती है, बारिश नहीं होती है तो पानी कहाँ से मिलेगा। मेनली जो एग्रीकल्चर सेक्टर था ना वो हमारा किस पे डिपेंड रहता है? रेनफॉल पे ही रहता था। जो भी क्रॉप्स होती है उनको बारिश की बहुत ज़रूरत होती है, लेकिन उसके लिए कुछ भी इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं करी गई थी, तो इसीलिए इंडियन एग्रीकल्चर किस पे डिपेंड था? रेनफॉल पे डिपेंड था। तो ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, नाबार्ड इज़ एन एपेक्स बैंक ऑफ द कंट्री विद रिगार्ड टू एग्रीकल्चर क्रेडिट। सो इसमें हमसे ये पूछा गया है कि जो नाबार्ड है वो क्या सुप्रीम बैंक है। सुप्रीम मतलब एपेक्स यानी कि हाईएस्ट बैंक ऑफ द कंट्री है जो कि एग्रीकल्चर क्रेडिट देता है। एग्रीकल्चर क्रेडिट मतलब फार्मर्स को क्रेडिट देता है एग्रीकल्चर के लिए, जितने भी शॉर्ट टर्म क्रेडिट होते हैं, लॉन्ग टर्म क्रेडिट देने होते हैं। नाबार्ड को बनाया गया था इन 1982 और इसीलिए बनाया गया था ताकि वो जो क्रेडिट फैसिलिटीज़ है फार्मर को वो प्रोवाइड करा सके, क्योंकि फार्मर के पास क्रेडिट्स नहीं होते थे। उनको जितनी भी मशीन्स होती हैं या टेक्नोलॉजी होती है या फिर सीड्स, फर्टिलाइज़र उनको परचेज़ करना पड़ता था, तो उनके लिए उसके पास कैश या फिर क्रेडिट नहीं होता था। तो इसीलिए नाबार्ड को बनाया गया था ताकि वो एग्रीकल्चर क्रेडिट फार्मर्स को प्रोवाइड करा सके एट द नेशनल लेवल, पूरे नेशनल लेवल पे। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है? ट्रू है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, लैंड सीलिंग रेफर्स टू चेंज इन द ओनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग्स। क्या लैंड सीलिंग का मतलब होता है जो भी लैंड होल्डिंग्स यानी जिसकी लैंड है उसके ओनरशिप को चेंज करना? नहीं, लैंड सीलिंग का मतलब सिर्फ इतना होता है कि लिमिट पुट कर दी जाती है कि एक फार्मर से एक लेबर के पास इतनी ही लैंड हो सकती है, अगर इससे ज़्यादा होगी तो गवर्नमेंट उसको अपने अंडर में ले लेगी। ठीक है, ओनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग्स ये नहीं होता है इसके अंदर। तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। जो ऑनर होता है ना, जिसकी लैंड होती है वो उसी की रहती है, लेकिन एक सर्टेन लिमिट तक रहती है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमें दे रखी है, लॉन्ग टर्म लोन्स टेकन बाय द फार्मर्स टू परचेज सीड्स फर्टिलाइजर्स। जो लॉन्ग टर्म्स लोन्स होते हैं, क्या फार्मर उनसे सीड्स और फर्टिलाइजर्स परचेज करते हैं? नहीं, लॉन्ग टर्म लोन से जो फार्मर्स होते हैं वो हमेशा मशीन्स हो गई, ट्रैक्टर्स हो गए, ये सारी चीज़ें परचेज करते हैं।
तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। शॉर्ट टर्म लोन्स जो होते हैं ना, उनसे वो सीड्स हो गया, फर्टिलाइज़र हो गया, पेस्टिसाइड्स हो गए, ये सारी चीज़ें परचेज़ करते हैं। लॉन्ग टर्म से मशीन्स, ट्रैक्टर्स, ये सारी चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं, और शॉर्ट टर्म से सीड्स और फर्टिलाइज़र। तो इसका आंसर होगा फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। ये भी स्टेटमेंट है जिसमें हमें बताना है ट्रू है या फॉल्स है। कन्वर्टिंग मैनी स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड्स इनटू 1 or 2 बिग फार्म्स, यानी कि जो छोटी छोटी लैंड्स डिस्ट्रीब्यूट होती है ना, सारी लैंड्स को ना इकट्ठा करके कॉन्सोलिडेट करके 1 or 2 बिग फार्म्स बना दिए, तो क्या उनको सीलिंग ऑफ लैंड बोला जाता है? नहीं, उनको बोला जाता है कॉन्सोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स। ठीक है, उसमें क्या होता है, जो छोटी छोटी लैंड्स होती है ना, उन सबको इकट्ठा कर दिया जाता है और उनसे एक बिग फार्म बना दिया जाता है, जिससे कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। तो कन्वर्टिंग ऑफ मैनी स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड्स इनटू 1 or 2 बिग फार्म्स, इसको सीलिंग ऑफ लैंड नहीं बोलते, तो इसका आंसर होगा फॉल्स। सो आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ आ गए हो। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के नेशनल इनकम जो चैप्टर है उसके MCQs। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे, थैंक यू।